बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज शनिवार का दिन, मुझे मालूम है कि कैनॉट प्लेस में बहुत भीड़। थैंक यू सो मच वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में आ रहे हैं, वो लोग जो रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनका भी स्वागत। कहाँ से आना हुआ भैया? आंध्रा। हाँ, आंध्रा से। आंध्रा में क्या नाम है आपका? नागार्जुन रेड्डी। नागार्जुन रेड्डी। तो रेड्डी साहब कहाँ से आना हुआ है? बनाते रहो बनाते रहो। कहाँ से? फ्रॉम वेयर यू आर? कर्नूल। कर्नूल से। बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया के वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मैं सोचता हूँ आज पहले भाजी कहाँ से आना हुआ? इधर आओ, पास आओ। कहाँ से आए? दिल्ली तिलक नगर से। क्या नाम है? अगमवीर सिंह। अगमवीर सिंह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास में हैं? थर्ड। वही मुझे तो लग रहा था एमए में हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उनका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उत्तराखंड के भी लोग पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तराखंड से आए हुए लोग। थैंक यू। कहाँ से आई बहन? नजफगढ़ से। तो बहुत दूर होगा नजफगढ़, तो बहुत दूर है क्या? 2-4 दिन लगते पहुंचने में। पास में ही है ना? हाँ। दादाजी कहाँ से आई? लखनऊ से आए? अरे वाह वाह वाह। प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत आप लखनऊ से आई हैं। अरे तो 2-4 दशहरी लेती आती हैं, आप आई थी। मिला ही नहीं। आप सोचते होंगे ये हमेशा कहते रहते हैं, कुछ ये ले आते, मथुरा वाला आ जाए तो पेड़ा ले आओ। अरे कर्नूल से आएंगे तो क्या लेके आएंगे अगली बार जब आएंगे? व्हाट यू विल ब्रिंग फॉर अस? क्या लेके आएंगे उधर से? अच्छा तुम बनाओ यार, तुम बनाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो बातचीत का एक रिश्ता है हमारा आपसे, वो रिश्ता जोड़ता हूं बस मैं। आम तो मिल ही जाता है, लेकिन वो खास तब हो जाता है जब आप लेके आ जाते हैं। तो बस हाँ, यहाँ नहीं मिल यहाँ नहीं मिल रहा, वहीं से आइएगा तब लेके। और यहाँ वाला लाइएगा भी नहीं, वहीं वाला लाइएगा। हाँ, खराब तो हो। ये दशहरी में आया, पता नहीं क्या हुआ है कि वो अंदर से गली हुई निकल रही है। हाँ, इसीलिए नहीं लाई, वरना तो लेके आती हैं, आप जरूर लाती। मुझे मालूम। आप कहाँ से आए सर? जम्मू से हूँ। जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जम्मू में क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बातचीत का जब सिलसिला जोड़ेंगे तो आपसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। सिद्धांत। और आपका? शालिनी। आगे आइए, आगे आ जाइए। हाँ जी बाबू जी, बोलिए। कानपुर से आए हैं। अरे वो तो मुझे लग ही गया था कि कानपुर से आए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ? किंजल किंजल किंजल। अच्छा, वाह 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 वाह। कानपुर में कहाँ रहते हैं? श्यामनगर श्यामनगर में। बस वो तो हमारी समझ से कैंटोनमेंट के कैंट के बगल में है ना। जानता सब हूँ, पता था जी। देखिए शुभेंदु जी बैठे हैं आपके, कानपुर के ही हैं ये यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बयान, ऐसे बहस तो तमाम सारी चीज़ों पर है, लेकिन एक बात जो बहुत खास है, मैं उसी से शुरू करूंगा आज बात। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी पक्ष रखेंगे बीजेपी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के हमारे तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करें? हाँ जी, कि अभी थोड़ा और आपसे बात करें? बताइए, जैसा बोले। हाँ जी, कर लीजिए बात कर लें। तो बताइए कहाँ से आए? मैं भरतपुर राजस्थान से आया। भरतपुर राजस्थान से आए हैं। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन है मेरा। बीजेपी से? आप पूछो, तुम बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछो। जैसे कि अपने यहाँ के युवा, इंडिया के युवा रोजगार के लिए परेशान है, राजस्थान में भी काफी परेशान है, तो आपका आगे क्या मास्टर प्लान है? इसी पे तो आज बहस है। मुझे मालूम था कि ये सवाल आने वाला, इसी पे आज बहस इसी पर है। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा कि जो ये मेड इन इंडिया है आपका, ये जो मेक इन इंडिया है, ये जो है ये काम का नहीं। उनका कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्लोगन है
ये जिसे वो कहते हैं कि बयान है और इसके तहत कोई काम नहीं हुआ, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मानते हैं। पिछले 10 सालों का वो लेखा जोखे के हिसाब से आए हैं। लेकिन बहस तो मैंने पिछली 5-6 बहसें ऐसे की हैं जिसमें 11 साल का लेखा जोखा आया है। लेकिन ठीक है, आज की बहस यहीं से मेक इन इंडिया से शुरू होगी। वो तमाम सारे लोग जो आज मैंने जिनका नाम लिया वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वो तमाम युवा भी दिख रहे हैं मुझे, जो मैं उनसे भी बात करूंगा। कहाँ से आए आप? सर नमस्ते, मैं रिभव कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश से। क्या करते हैं साहब रिभव? सर मेरा अभी एमबीए हुआ है, मैं अब बिजनेस अपना छोटा सा मैंने शुरू किया प्रिंटिंग पैकेजिंग का। प्रिंटिंग पैकेजिंग आ गया यार। मैं बहस तो रोज करता हूँ, मैं बहुत कम लोगों से मिलना मुलाकात होती है। इससे पहले घर पे यही काम हो रहा था। पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि हमें बिजनेस करना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड, मतलब रिलेटिव्स वगैरह को बिजनेस फैमिली में देखा है तो उन लोग की लाइफस्टाइल अच्छी थी, हमें भी मेहनत करना अच्छा लगा कि हम भी थोड़ा पैसा ऐसा जोड़ के, खेती में मुझे शौक है कि मैं अपने गांव में डेवलपमेंट करा सकूं थोड़ा बहुत। तो बिजनेस की तरफ आपने रुख किया। बोलिए, इन्होंने 2 बातें कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने कहा कि मुझे भी लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, और मुझे इन्हें ये लगा कि आसपास के लोग जो खेती बाड़ी है, एक मिनट, खेती बाड़ी है वो मेरे पास, मुझे उसमें भी शौक है, लेकिन मुझे लगा कि आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा ऊपर उठाने का मौका मिलेगा और रोजगार देने का मौका लगेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जी, मांगते कब तक रहेंगे, देने का समय सर। 2 युवा खड़े हैं यहाँ पे। एक राजस्थान भरतपुर से आते हैं जहां सरसों बहुत पैदा होती है, तेल पूरे देश भर में आपका जो है वो जाता है। एक कानपुर से हैं, गंगा जहां बहती है। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं युवा हूं, मुझे लगता है कि मुझे रोजगार देने वाला होना चाहिए, मैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं। मैंने एमबीए कर लिया है, कंप्लीट हो गया एमबीए। बहस आज इसी पर है, टोटल बहस इसी पर है। और क्योंकि विपक्ष की तरफ से बात आई है, राहुल गांधी ने आज सवाल पूछा है, तो मैं इधर से ही शुरू कर देता हूं, देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले मैं आपको आज विषय को रखने का मौका देता हूं। जी राहुल लाल जी। राहुल गांधी जी ने जो बातें कही बड़ी ये गंभीर। राहुल लाल जी हैं, वो राहुल गांधी जी ने कहा। हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज भी देखिए जो युवा हैं आए हुए हैं राजस्थान से, बेरोजगारी की बड़ी गंभीर संकट की। 2 लोग हैं, देखिए दोनों को समेट के चलिएगा। मैंने आपको विषय रखने का मौका दिया है आज। 2 युवा हैं मेरे पास। एक युवा ये है, क्या उम्र है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। और आपकी? 25 साल के 2 युवा हैं। एक कहता है मुझे रोजगार चाहिए, एक कहता है कि मुझे रोजगार देना है, और 2 लोग खड़े हैं। नाउ अब यू कंपेयर एंड देन यू स्टेट द मैटर। मेरे इस मामले में आप देखिए, जब स्टेटमेंट पूरा होगा दोनों ही युवा कवर होंगे। हाँ। रोजगार देने वाले भी और रोजगार लेने वाले भी, दोनों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। क्योंकि देखिए, मुख्य चीज ये है कि जो राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं और जो मैं भी लगातार देख पा रहा हूं अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्टिकल्स को लिखते हुए, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार जो है उसमें गिरावट आ रही है। अभी भी जो लेटेस्ट आंकड़े जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े जो हैं वो 3.7% मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं इस समय। तो मैन्युफैक्चरिंग वो पिछले साल से गिर रहा है, पिछले साल का देखेंगे उसके पिछले साल से लगातार नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे कुछ चीजें आयात बड़ी भारी मात्रा में बढ़ रही है। और कहाँ से आयात बढ़ रही है? चाइना से देख रहे हैं कि वो आयात में वृद्धि और चाइना को निर्यात में वृद्धि है। यानी अधिकांश चीजें जो है हम लोग चीन से मंगा ले रहे हैं, भारत में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं हम। चाहे और एक चीज जो जिसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बीजेपी के लोग बड़े दावे के साथ कहते भी हैं और कुछ प्रयास हुए, जैसे कि मोबाइल से संबंधित चीजें, असेंबलिंग का काम हो रहा है, लेकिन मोबाइल के विभिन्न प्रोडक्ट का भारत में निर्माण कब से शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग कब से शुरू होगा? एक छोटा सा आंकड़ा मैं रखूंगा सर। इनका कहना है कि हम असेंबलिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ये एक बात है, बिल्कुल जी, वो गंभीर बात है और वो आंकड़े में दिखता है सर। हाँ। 2020-21 में हम लोग चीन को जो निर्यात कर रहे थे वो $65 बिलियन का निर्यात था। वो 65 से बढ़ के $95 बिलियन होता है, $98 बिलियन होता है। अभी लेटेस्ट पिछले साल के आंकड़े हैं $113 बिलियन। हम लोग इतना जो है कि चीन से आयात करते चले जा रहे हैं। हम लोग का एक तरह से घाटा, व्यापार घाटा बढ़ रहा है। वो बढ़ते हुए पहले $85 बिलियन था, वो $100 बिलियन पे पहुंच चुका है। चीन पे निर्भरता हमारी बहुत बढ़ती चली जा रही है और वो हमारे युवाओं का रोजगार खत्म कर रहा है। वो इस मामले के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और वो चीज होगा तो देखिए, जो युवा रोजगार देना चाहते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, इन्हें भी लाभ होगा और उन्हें भी लाभ होगा, उन्हें भी रोजगार मिलेगा और ये भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे सर। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये देश में अर्थव्यवस्था बड़ी संकट में है, ये सवाल आया होगा। इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा और आंकड़ों के साथ ही दिया जाएगा
कि इस समय फॉरेन रिजर्व कितना, फॉरेन रिजर्व से मतलब क्या होता है कि हमारे पास देनदारी अगर आ जाए तो कितने देने के लिए कितने पैसे हमारे पास सरकारी खजाने पे मौजूद हों। नमस्ते साहब, आज तो योगा डे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और पीटीआई भी हूँ, रहा हूँ। सिविल डिफेंस जब भर्ती हो रही थी तो उसमें ट्रेनिंग कराने का हमारा काम रहता है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तमाम सारे लोगों को आज योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। योगा करिए, निरोग रहिए। जी, बीजेपी के पास, एंड देन मैं शैलन जी आपके पास आऊंगा। जी, मैं राहुल गांधी को तो मान सकता हूं कि उनको कुछ समझ में कम आता होगा या कम समझ पा रहे होंगे, पर राहुल लाल जी आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको तो बताते समय सही बताना चाहिए कि चाइना से सामान आ रहा है। आपके जमाने में तो गणेश जी और लक्ष्मी जी भी आया करते थे। अब मैं अभी बताना, अभी आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल याद दिलाया जाएगा। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान था। बिल्कुल जवाब आपको दिया जाएगा। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का मुझे याद है। हाँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि आपके जब समय 2014 से पहले था तो छोटे छोटे सामान चाइना से आते थे, बहुत छोटे छोटे सामान। आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश ही नहीं करी। आज जो आ रहा है सामान, आज जो सामान आ रहा है वो कैपिटल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मशीनरी आ रही है, टूल्स आ रहे हैं, बैटरी के लिए लिथियम आ रहा है, अर्थ प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब देख लीजिए जितना भी इंपोर्ट हुआ है चाइना से वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने कभी नहीं मंगाए पहले। अब मशीनें आ रही हैं, इंडिया में बन रहा है। पहले आपके जमाने में 200 दुई, केवल दुई कंपनी थी। दुई समझते हैं ना? हाँ, दो। आज लगभग 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आईफोन और सैमसंग वर्ल्ड में बिलियंस डॉलर्स में एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी और भैया अभी 4थे नंबर पे आ गई है, आपको मालूम नहीं, और 3रे नंबर पे आ जाएगी 2-3 सालों के बाद। और सुनिए एक और बात, ध्यान से सुनिए, आप एक दिन में 1-2-3 किलोमीटर रोड बनाते थे, वो भी कहीं टूटी फूटी, और हम आज की तारीख में 90 किलोमीटर पर डे रोड बनाकर नेशनल हाईवे वही कह रहा, 90 किलोमीटर देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। यदि 70 सालों में आपने खड़ा किया होता तो आज इस रोजगार मांगने वाले लोगों को, और जो ये बच्चा खड़ा हुआ है आज रोजगार करने वाला, इसको आज इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर भी कहता हूं, राइट, आ रहा हूं। जी जनाब, कांग्रेस आइए, इधर आइए। जी देखिए भाई साहब का मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है। इन्होंने सबसे पहले तो बात ये कही कि 70 साल। भाई साहब क्या वास्तव में कांग्रेस ने 70 साल राज करा है? आज चलो इसी बात का सबसे पहले फैसला इसी बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के आगे आंकड़ों की मैं बातें बाद में करूंगा। बताइए 1952 में पहली लोकसभा का गठन होता है, आज 2025 से कितने साल हुए? 73 साल। 73 साल में से मोदी जी के 11 साल घटाइए, कितने बचे साहब? कितने बचे? 73 साल में से 11, 62 साल। 6 साल अटल जी के घटाइए, कितने बचे? 56 साल। 62 में से 56 साल। उसके बाद बाकी उनके मोरारजी देसाई जी के घटाइए, 2 साल वीपी सिंह जी के घटाइए, 2 साल देवगौड़ा साहब के, और उसके साथ उनके साथ आई के गुजराल साहब के घटाइए, कितना बचा? आज तक कभी हिसाब नहीं लगाया, मैथमेटिक्स इसलिए कमजोर है। अब इन्होंने जो बात करी कि आज मैन्युफैक्चरिंग जो है पूछ रही है, मैन्युफैक्चरिंग की हालत क्या है? वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो असेंबलिंग यूनिट्स हैं। असेंबलिंग यूनिट्स का मतलब होता है आपने एलसीडी यहां से ली, आपने प्रोसेसर यहां से लिया, आपने उसका रैम यहां से ली, चारों चीजों को इकट्ठा करा, जोड़ा और मार्केट में दे दिया। ये असेंबलिंग कहलाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाता। आज भी हमारी तमाम आज की डेट में आधुनिक कारें जितनी भी आ रही हैं, सबके ईसीएम कहां से आ रहे हैं? इंपोर्ट होके चाइना से और जापान से आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अभी भाई साहब एक टोयोटा करोला में बैठ के आए हैं, उसी में देख लीजिए आपके यहाँ ईसीएम कौन सा लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बात को ही काट रहे हैं, जिन्होंने पिछले भाषण में बोला था आज की डेट में चाइना से छोटी छोटी आंखों वाले चीनी और जानी अब जापानी गणेश आ रहे हैं। बोला था या नहीं बोला था? भाई साहब मोदी जी की तो इज्जत रख लीजिए, कम से कम उनकी बात का तो सम्मान रख लीजिए, मान लीजिए। 112 अरब डॉलर भाई साहब ने अभी बताया आयात हो चुका है चाइना से। आज भी अभी 4 महीने बाद 3 महीने बाद दिवाली आने वाली है, तमाम बाजार जो है चाइनीज लड़ियों से सज जाएगा और यही सबसे पहले खरीद के लाएंगे अपने पूरे घर को सजाने के लिए, और फिर ये कहते कि आयात नहीं कर रहे हैं हम। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म कर लीजिए यार, ऐसा मत। राइट। 14 से पहले जितने भी जूते, महंगे जूते आते थे। वैसे एक काम कर सकते हैं, इन्होंने 50 साल जोड़ा है सिर्फ कांग्रेस के, तो 50 साल आप चाहें तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि 50 साल बराबर 50 साल। देखिए 50 साल की तो बात ही कर दीजिए, नेहरू जी तो 1946 में ही। छोड़िए आप मुद्दे पे आइए। हाँ। प्रधानमंत्री जी की
मुद्दे पे आइए, प्रधानमंत्री मुद्दे जी पे के आइए। उस पे आ गए थे। चलिए छोड़िए, मुद्दे पे आइए। मैं फिर से कहता हूं, आज छोटी से छोटी चीजें, लोग पहले चाइनीज चप्पलें पहन रहे थे, चाइनीज प्रोडक्ट पहन रहे थे, आज मैक्सिमम प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, असेंबलिंग भी हो रहे होंगे। मैं कह रहा हूं असेंबलिंग भी हो रहे होंगे। जब असेंबलिंग भी हो रहे होंगे तो आपके समय पे तो असेंबलिंग भी नहीं हो रहा था, एक भी जगह पे असेंबलिंग नहीं हो रहा था। और असेंबलिंग हो रहा होता तो देश की ये हालत नहीं होती। हम प्रोडक्ट पूरा बना बनाए बाहर से खरीद रहे थे, और पूरा बना बनाए प्रोडक्ट के ऊपर कितनी हमने एक्साइज दी थी। और पहले तो आप सुन लो, पहले तो आप जितने भी ये जो अस्त्र शस्त्र आते थे डिफेंस के, उसको खरीदते भी थे और कमीशन भी खाते थे। पर अब AK-47, AK की जितनी सीरीज बनती हैं सब इंडिया में बनती हैं, ब्रह्मोस भी इंडिया में बनता है, और 6,000 करोड़ से बढ़कर 23,000-24,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। राइट। शैलेंद्र जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी मैं नहीं, जवाब नहीं, आ रहा हूं, सबको जवाब दूंगा। सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करने दीजिए मुझे। प्रतीक जी, आज़ादी के बाद से लेके जो रोजगार की परिभाषा है ना, अभी किसी भी सरकार के द्वारा उस पर जो है क्लैरिटी नहीं की गई है क्या कि आमतौर पे एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि सरकारी नौकरी मतलब रोजगार। और जो लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए मार्केट के एक नेचुरल कॉज से ड्राइव होता है। अगर मान लो जो ये तर्क देते हैं सरकारी नौकरियां आप तमाम दे दो, तो क्या ये आयात निर्यात पे जो अंकुश लग पाएगा? क्या सोचने वाली बात है, लगेगा क्या? सरकारी मुलाजिम जो है कौन सा जो निर्यात ज्यादा कर देंगे जो। तो बात यह है कि जब तक देश में स्वरोजगार की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी नहीं, तो ओवर द नाइट ये नहीं हो सकता। हमें देखना ही पड़ेगा, एक सिंगल जो आपका इंडिकेटर है उसको लेके आप जो हिटिंग पे नहीं आ सकते। जो अगर हम होलिस्टिक अप्रोच में अगर अच्छा नहीं कर रहे होते तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है इंप्रूव नहीं होती, हमारी पोजीशन 4th पोजीशन में हम नहीं आते। मेरा सवाल ये था कि पूछना इनसे ये चाहिए था कि आपके जो 50 साल हैं या 52 साल हैं या 53 हैं या 55 हैं, उसमें कितने स्टार्टअप आपने शुरू किए? मैं ऑफ कोर्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जानना चाहता हूं कितने स्टार्टअप आपने शुरू किए। ऑफ कोर्स ये बहस होनी चाहिए। नहीं देखिए, सवाल आपका गंभीर है, लेकिन एक गंभीर क्या है? बहुत अति गंभीर है। मैंने जानना चाहता हूं कि कितने स्टार्टअप आपने शुरू किए। देखिए, जब देश आजाद हुआ था कुछ भी नहीं बन रहा था यहाँ पे, लेकिन आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज अलग अलग हिस्सों में लगाया। उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो यही है, यही हमारे कल के मंदिर होंगे, यही हमारा मूल मंदिर है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा विस्तृत विजन रहा। लेकिन अभी शुभेंदु जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है अभी, और अपने आंकड़ों को भी केंद्र सरकार के, कल ही वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। 8 हैवी इंडस्ट्रीज जो उद्योग के हैं उसका ग्रोथ रेट घटते हुए 0.7% पे पहुंच चुका है। आपके आंकड़े हैं ये? नहीं, मैं झूठ नहीं है भाई, आप देख लीजिए कल के शुक्रवार के कल के आंकड़े, अब उसको भी चैलेंज जी। प्रतीक जी, जो अभी आपने स्टार्टअप की बात की ना, एक यूनिकॉर्न एक वर्ड होता है। यूनिकॉर्न मतलब ये है कि जिस कंपनी का जो टर्नओवर $1 बिलियन से जो अधिक हो। तो अब आप देखिए 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें यूएस में एक यूनिकॉर्न बनता है लगभग 19 दिन में, चाइना में बनता है 14 दिन में, इंडिया वही 9 दिन में यूनिकॉर्न जो बन रहा है यहाँ पे। जो इनको ये दिखाई नहीं देता, इनको वही है ना जो इनको सिलेक्टिव। दूसरा, हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या सारी जगह जो इनकी सरकारें और देश की अर्थव्यवस्था में अगर जो भागीदारी होगी, आकलन होगा, तो राज्य का भी तो एक दायित्व है कि नहीं? जो अरे भाई साहब, आप सो कॉल्ड क्या नाम, आप ईमानदार लोग हैं, सुनने तो दीजिए, मेरा समय क्यों ले रहे हैं आप? जो है अब जब अन्य जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल या अन्य हो, वो जीडीपी के जो टेबल में कहां पे जरा ये बताएंगे। मैं इनकी बात से तब सहमत हो सकता था अगर कर्नाटका या तमाम उन राज्यों में जिनको मौके मिले वो अगर जीडीपी के टेबल में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, जिन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता। इंडिकेटर्स जो हैं ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में इंसेंटिव्स जो स्टार्टअप्स के हैं वो ज्यादा हैं और कर्नाटक में उसके बाद एक नीचे है। जी, मैं इससे पहले एक इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, इन्होंने बोला सेना में कमीशन खाया जाता है। भाई साहब की याददाश्त पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इनके पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। 4 साल की सजा हुई थी, 170 दिन जेल में काट के आए थे। 170 दिन जेल में काट के आए थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का इस्तीफा हुआ था, $170 का ताबूत $2000 में खरीदा गया था। रक्षा मंत्री किसके थे? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे। हाँ जी, फैक्ट है। इस्तीफा नहीं हुआ था ना, इस्तीफे तो भाजपा में होते ही नहीं सर, इस्तीफे ये क्यों देंगे? इस्तीफे हमसे मांगे जाते। जो इन्होंने बात करी, एक छोटी सी बस ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। 1971 के युद्ध में कानपुर की मैग मशीन गन सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी और ये स्वदेशी थी। गन फैक्ट्री कानपुर में बनी हुई।
मशीन गन, जो ये बात कह रहे हैं, देश को आजाद हुए कितने साल हुए थे साहब? 25 साल। तब कानपुर में हमारे यहाँ मशीन गन बननी थी, जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान से युद्ध जीता गया था। और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। थोड़ी याददाश्त पे जोर डालिए। बस फैज साहब रह गए, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। ये कानपुर का उदाहरण दे रहे थे, कानपुर वाले भैया चले गए, कहां गए? हाँ है। कानपुर का तो तुम हाल ही ना पूछो, जितनी फैक्ट्रियां तुम्हारे समय में बंद हुई हैं वो आज तक नहीं खुल पाई। और कानपुर में होली दिवाली, वो जो आज भी उस फैक्ट्री में है लोग थे, आज भी इंतजार करते हैं कि उनके घर में होली दिवाली होगी। हाँ, स्वदेशी मिल तो एक है जो अलगिल में, अरे बहुत लाल इमली कई मिले हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि नहीं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी है सवाल। ये है कि आखिर आप, मैं जानना, मैंने सिर्फ सवाल रखा। नहीं भाई, आराम से मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी फैज साहब लास्ट है, उसके बाद आप। हाँ जी अभिषेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, मैं किसी सरकार का आदमी नहीं हूं, ना किसी पार्टी का आदमी हूं। जो सच है मैं वो बोलता हूं। इसके पहले की सरकारों ने रोजगार का मतलब ये स्थापित किया, व्हाइट कॉलर जॉब। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, बढ़िया सफेद कपड़ा पहन के कंप्यूटर पे काम करो और घर वापस आ जाओ। और वो जॉब नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं बेरोजगारी है। मोदी जी ने कहा कौशल भारत, कुशल भारत। सरकार से रोजगार लो, चाहे आपको लाइट का काम करना पड़े, एसी का काम करना पड़े, रिक्शे का काम करना पड़े, आपको पकोड़े तलना पड़े, रोजगार का सृजन करो। ये मूल रूप से रोजगार का काम है। ये जो बच्चा कह रहा है ना, आज ये रोजगार सृजन कर रहा है। और इससे पूछो, इसके पास मजदूर नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब। और मोदी जी ये कहते हैं बेस से आप जॉब करो। इस देश में कोई एक लड़का यहां पर खड़ा कह दे मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं रोजगार दूंगा। ये राजस्थान का लड़का खड़ा है, ये रोजगार देगा। क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप सबको चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब, हाई फाई जॉब। आप छोटा समझते हैं पकौड़ा तलना, आप छोटा समझते हैं मैकेनिक का काम करना, आप छोटा समझते हैं। इन कामों को इसलिए दिक्कत आती है। याद रखिए, चाय बनाने से चालू किया था, प्रधानमंत्री बन गए। याद रखिए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने से चालू किया था, अंबानी बन गए। याद रखिए, घर घर जाकर दवाई बेचने का काम किया था, बाबा रामदेव बन गए। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सीधा कहोगे कि 1 लाख की सैलरी चाहिए तो, और इसको मैं विस्तारित करना चाहूंगा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अर्थ केवल मैकेनिकल वस्तु बनाना नहीं होता है, बल्कि विक्रय शक्ति भी बढ़ाना होता है। सबके पास विक्रय शक्ति बढ़ी है, सबके पास महंगे मोबाइल है। इसका अर्थ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना होता है। दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में निवेश कर रही है। इसका मतलब रक्षा बजट, शिक्षा बजट, रोजगार का सृजन बढ़ाना होता है। और ये सब बढ़ रहे हैं, ये होता है मेक इंडिया। और मैं आया पैसा आया, छोटे छोटे आंकड़े रखे जाएंगे। पहले डिफेंस के मामले में, एक मिनट, डिफेंस के मामले में होता यह था कि आयात होता था। 23,000 करोड़ का जो है बजट, हम अपना हथियार जो है बाहर भेजते हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको रखे जाए और ये बात करते जाएंगे। जी प्रतीक भाई, ये अभी परिभाषा इस पर बदल दिए। ये अपने बच्चों पे तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाएंगे और हमारे बच्चों पे ये पकौड़े तलवाएंगे। ये इनकी पराकाष्ठा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज बड़ा ही क्लियरफाई कर दूं, जितना हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के मेक इन इंडिया को फेल करने में, उतना ही भागीदारी कांग्रेस पार्टी का भी। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये इन्होंने अवसर गंवाया, इन्होंने नारेबाजी में चेंज कर दिया। पहले इन्होंने बोल दिया जी स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि नारेबाजी तो इन्होंने किया, फोटो तो कराया, इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान कराया, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र कराया। आप ये चेक कराइए अपने डेटा में कि कितने लोग वहां पे रोजगार मिला और कितनी वहां पे फैक्ट्री आई, कितना निवेश हुआ। मुझे लगता है फोटो खिंचवाने और गले मिलने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है हिंदुस्तान के, यही कारण है ये। अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल जी, राजनीतिक अभी प्रवक्ता नहीं बने, प्रवक्ता। यही कारण है कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी है, जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का केवल भागीदारी केवल 8% है। और हमारी ये बात कर रहे थे, हमने दिल्ली के अंदर, अभी आप बोले 1 को रोजगार चाहिए और 1 को रोजगार देना है।
दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने एक रोजगार बाजार लेकर के आए। कौन सी सरकार? हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। रोजगार बाजार लेकर गए जिसके तहत लगभग 8,000 कंपनियां आई, 14 लाख रोजगार देने का करके एक के साथ एक दारू का भी बाजार लेकर आए। डिबेट है ये, और डिबेट में तमाम सारी चीजें रखी जाती हैं। प्रोडक्शन और 2 करोड़ नौकरी, हाँ मैं समझ रहा बेटा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट को, एक मिनट को। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सिकंदर खान। सिकंदर खान, क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हो, तो क्या काम चाहिए तुम्हें? हम आप क्या करेंगे उनका? नहीं नहीं, तुम्हें क्या काम चाहिए? जो युवा है उसका काम चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो युवा पे ही तो बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम, मैं तुम्हारा नाम, सर का जुमलाबाजी हाँ मैं एक मिनट को, एक मिनट को, पहले तो हल्ला मचाओगे। क्यों किया, क्यों किया? अरे रुको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर खान। सतेंद्र खान? सिकंदर खान, हम कहे सतेंद्र खान कैसे हो गया? सिकंदर खान, सुनो मेरी बात। सिकंदर खान, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी कौन सी करते हो? तो दो, अबे पहले जो सवाल का जवाब तुमने छेड़ा तो पूछने दो, कौन सी मजदूरी करते हो? मजदूरी कहीं बर्तन धोता हूँ, कहीं झाड़ू मारता हूँ, कहीं। कितने रुपए मिलते हैं रोज? 400 रुपया डेली का मिलता है हमको। 400 रुपए, 500 रुपए भी मिल जाता होगा, 400, कभी 350 रुपए भी मिल जाता हाँ, होगा। हाँ। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ युवा का नौकरी मिले। तुम्हारे घर में कितने बच्चे? हमारे 8 बच्चे हैं। अंदर आ। आओ मोहतरमा, हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, वो तो ऊपर वाले अल्लाह की देन है, उसमें क्या करोगे। आइए, क्या कह रही थी वहां से? मैं ये बोल रही हूँ, अब इसमें क्या कहेंगे, किसकी देन है? अल्लाह की है भैया। 8 बच्चे हैं। है भैया। तो कोई बात नहीं, बच्चे, बड़ा बच्चा कितना है? बच्चा है 13। बड़ा बच्चा कितने साल का? बड़ा बच्चा 41 साल का है। हैं? बड़ा लड़की 41 साल का है मेरी। बड़ी बेटी 41 साल की। तुम्हारी उम्र कितनी है? 59 साल। 59 साल। बड़ी बेटी 41, और सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा वाला 27 साल का। 27 साल का छोटा वाला। सारे लोग काम करते हैं? सब काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? रुको, यही भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको समझ लिया तो बहस खत्म। इसके बाद कोई बहस नहीं होगी। 41 साल उसकी तो शादी हो गई होगी। उसका आदमी शौहर क्या काम करता है? उसका आदमी कंप्यूटर में काम करता है। कंप्यूटर में काम करता है, ठीक। दूसरा वाला? दूसरा वाला वो ऐसे प्राइवेट जॉब करता है। कितना पता है? बड़ा लड़की का 8 बच्चे है उसका भी। सिर्फ ये यही काम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अच्छे से। नहीं नहीं, ऐसा मोहतरमा, ऐसा ये ऐसा ना, मोहतरमा ऐसा ना कहिए। नहीं ऐसा मत, नहीं ऐसा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस देश का, नहीं मोहतरमा ऐसा मत कहिए। कोई बात नहीं, उनके 8 हैं, तुम्हारे 8 हैं, उनके भी 8 हो गए। कोई इधर, तुम्हारे 13 बच्चे हैं मेरा, 5 लड़की 8 लड़का। मैंने पूछा कितने बच्चे, बोले 8। तो ये लड़कियों को तो बच्चा मानते ही नहीं। अल्लाह, परवरदिगार है आलम। सुनो मेरे भाई, लड़की भी बच्चा होता है। 8 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, 13 बच्चे हैं, और मोदी से सवाल पूछ रहे हो कि 2 करोड़ नौकरी क्या क्या होगा। तुमको यहाँ बैठाते, चलो साहब, नहीं यहाँ, हाँ यहाँ बैठो, चलो पानी पिलाओ इनको, चाय मंगवाओ। हाँ मोहतरमा इधर आइए। जी मैं यही बोलना चाह रही थी, हाँ, कि अभी ये भैया बोल रहे थे कि आम आदमी वाले के बहुत रोजगार किया, आम आदमी सरकार ने बहुत कुछ किया दिल्ली सरकार के लिए, 14 करोड़ 14 लाख क्या ये समथिंग बोल रहे थे। बैठ जाओ, 3 में ना 13 में। हाँ। तो मैं ये बोल रही हूँ, काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे कितने हैं? तो रोजगार के ऊपर मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आम आदमी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हर मोहल्ले में शराब की दुकान, और आदमी काम से आए थकान उतारे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक मिनट रुकिए। अब आपको मौका दिया गया है,
आप जिस जो भी फॉलोवर है मुझे नहीं मालूम, अब आपके पास मौका है, आप उसको बदल के तस्वीर दिखाइए, आप उसकी तस्वीर बदल दीजिए। अगर उन्होंने हर गली में शराब की दुकान खोली है तो आप उस तस्वीर को बदल दीजिए और नई तस्वीर रखिए। सत श्री अकाल जी, जबलपुर से हैं, नर्मदा घाट से आ गए। जी जी बिल्कुल, मैं मिला था। खड़े तशरीफ रखिए। तेरा कहाँ बैठे हैं? तेरा सेंटर में आओ। तुम्हारा तो आज हम बिल्कुल एकदम पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो लड़के को तो सिर्फ संतान मानता है, लड़की को संतान नहीं मानता, और वो सवाल आके यहाँ पूछ रहा है मुझसे। बैठो। इन जैसे बहुत नहीं है, इन लड़कियों को संतान मानते ही नहीं। इन और बच्चे पैदा किए 13। इनको योग सिखाइए, योग। जी मैं आ रहा हूं। बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो भटक जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं जी, मैं रोजगार पे, मैं वही कह रहा हूं, बातचीत का सिलसिला भटक जाएगा। बातचीत का सिलसिला भटक जाएगा, इसलिए मैं आ रहा हूं रोजगार पे ही, और मैं रोजगार पे ही बात करूंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारी बिरयानी से एक चावल निकाल के देखा था कि देखे वो शख्स कौन सा है जो पूछ रहा है 2 करोड़। और जब मैंने 2 करोड़ वाले से पूछा तो बोला मेरे 8 बच्चे हैं। जब मैंने पूछा उसके आगे तो बोला 13 बच्चे हैं, बड़ी बेटी के भी 8 हो गए हैं। हाँ, तो यही है, चल रहा है। तो मैंने बात बच्चों की नहीं है, वो मेरा रिसोर्स भी हो सकता। मैडम मोहतरमा, वो मेरा रिसोर्स भी हो सकता है सर। युवा हमारे रिसोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। बुजुर्गों की आबादी ज्यादा भी होगी इस देश में, वो भी एक समस्या आएगी। समस्या इन द सेंस मैं कह रहा हूं, हम अपने बुजुर्गों को कभी समस्या नहीं मानते, लेकिन एक मिनट रुको, बेवकूफ कहीं का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ, ये स्थितियां, ये ग्राफ्स बदलते हैं, लेकिन आप सवाल जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं 2 करोड़। मैंने तो सोचा था कहीं कुछ ज्यादा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इनके साथ अन्याय होगा, बात करेंगे चल के। तुम्हें 400 रुपए मजदूरी मिलती, भगवान करे ऊपर वाला अल्लाह 800 आपको मुहैया कराए, जरूर कराए। जी जनाब, बहस पे आइए, बहस पे लौटिए, जो आज मुद्दा है बड़ा गंभीर मुद्दा है। जी देखिए, मूल मुद्दे सबसे पहले तो अभी तुम्हें किसने धकेल दिया पीछे? आ गया। हाँ देखिए, मूल मुद्दे में अभी कहा गया 14 लाख रोजगार का मामला। देखिए, वो आंकड़े तो भाई बड़ा मुश्किल है पुष्टि कराना, क्योंकि हमने ये चीज देखा कि इनके पिछले 5 साल, जो आखिरी 5 साल वाला टेन्योर था, उसमें इन्होंने 450 गवर्नमेंट जॉब जरूर इन्होंने दिए थे। 450। आपने ये पता किया कि ये जो बगल में बैठे हैं इन्होंने कितने सरकारी जॉब दिए? नहीं, मैं इन्हीं का, आम आदमी पार्टी का कह रहा हूँ। दिल्ली में केवल 450 की संख्या थी वो। 10 साल में 450, 5 साल में 5 साल में 450 और अब नौकरियां मिली। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, फैज साहब ने कुछ मुद्दे उठाए थे, जरा मैं उसके ऊपर भी आ जाऊं। हाँ, इन्होंने बोला कि व्हाइट कॉलर जॉब को कांग्रेस ने जॉब ही नहीं, केवल व्हाइट कॉलर जॉब को ही जॉब माना, सामान्य जॉब को जॉब नहीं माना। मैं बता दूं कि मनरेगा का पूरा प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट ही लेके इसलिए आ गया था कि जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए। और आज भी लोग उस रोजगार को लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, लेकिन मनरेगा के बजट को ही घटा दिया गया। अलग अलग राज्य सरकारों में जाके उन आंकड़ों को देखें तो बहुत आवश्यक है कि जो अकुशल मजदूर है, जिनको मनरेगा की नौकरी चाहिए, उसमें कम से कम वो वाला बजट भी सरकार आवंटित करे उस समय। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या हो गया? ये बात कर रहे हैं मनरेगा की, मनरेगा में जाकर ऊपर से करेक्शन, जहाँ 4 करोड़ की बजट होता है, वहाँ ग्रामीण सरकार पहुँचते पहुँचते 4000 तक रह जाती है। फंड कहाँ गया आपका? राइट, नहीं वो कह देंगे मेरी सरकार, अब मेरी सरकार नहीं है। मैं 2 बात कर रहा हूं। एक, मैं इनमें इनका दोष नहीं मानता। इधर आ जा बेटा इधर आ जाओ। मैं इनका दोष नहीं मानता। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बजट लगना चाहिए, मेरी बात सुनिए, बड़ी बात है, बड़े ध्यान से सुनिए। इस देश में मैं इनका दोष नहीं मानता सर। देश में पीछे जाओ, देश में सबसे ज्यादा अगर बजट कहीं लगना चाहिए तो 2 ही जगह लगना चाहिए, एक तो स्वास्थ्य में और एक शिक्षा में। एक स्वास्थ्य में और शिक्षा में। अगर इनके पास शिक्षा होती तो ये समझते कि वो कैसे नहीं कहते हैं पाजी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। मैं बात सिर्फ जनसंख्या पे नहीं कर रहा, वो मेरा रिसोर्स भी हो सकता है और वो मेरी ताकत भी हो सकती है जनसंख्या, लेकिन हाँ एक साइंटिफिक अप्रोच भी होती है इस देश में।
अब वो सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब विकास जो है समेकित होगा। सरकार के पास जो आंकड़े हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं वो अपनी तरफ दुरुस्त हैं। वो कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये वही स्कीम है जिसके तहत तमाम सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को 1,46 करोड़ का निवेश दिया गया। सरकार के पास ये आंकड़े हैं, ये मौजूद हैं, कोई जाके क्रॉस चेक कर सकता है। अब जाओ बैठो जाके चाय बंगाल। सवाल ये है कि आखिर ये जो आंकड़े हैं और ये जो पैसा है वो निवेश तो हो रहा है, लेकिन सवाल उठा के पूछने वाले बराबर पूछेंगे और वो पूछना चाहिए। जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। स्टार्टअप जब इनकी सरकार थी तो 250 से 450 के बीच में थे, और आज 1.5 लाख स्टार्टअप है इंडिया के अंदर, और उसको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया सरकार ने, मशीनरी दी है, जगह दी है, दुनिया भर के काम दिए। आप बातें ऐसी कैसे कर रहे हैं? अरे भाई, जब विश्व में आज आप लोग मोबाइल से 10 रुपए का पानी भी खरीदना होता है तो डिजिटली आप पैसा ट्रांसफर करते हो। विश्व में नंबर 1 है हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। हमने इसी को यही तो किया है, इसको करके दिखाया है। और एक और चीज कहते हैं भैया, आप लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत एक्सपोर्ट करे डिफेंस के चीजें में, क्योंकि आपको लगता था कि इंपोर्ट करना ही डिफेंस के प्रोडक्ट में फायदेमंद रहता है, इसलिए आपने कभी सोचा नहीं। और बनने की जिसकी बात आप कर रहे हो कानपुर की, कानपुर के अंदर 44 फैक्ट्री हुआ करती थी, इंडिया का मैनचेस्टर करता था, और उसको बर्बाद करने वाले आप खुद ही कांग्रेस के लोग थे। जी, 3 बातों का इनका पहले जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जी डिजिटल इंडिया की बात इन्होंने सबसे पहले करी। इन्होंने कहा कि 10 रुपए के लिए भी ट्रांजैक्शन इजी करी जाती है। अभी भी कोई अपना मोबाइल निकाल के एक बार कान पे लगा लिए, सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी की आवाज आएगी। प्रत्येक दिन देश में 6000 स्कैम होते हैं, ये इनका डिजिटल इंडिया है। तो ये डिजिटल इंडिया है। एक मिनट, आप नहीं हंसिए नहीं सर, ये साइंटिफिक, ये बिल्कुल यहां आओ, जाओ उनसे गले मिलो, जाओ गले मिलो, जाकर उनसे जाओ, हाँ उनसे गले मिलो। आप ट्रेन पे इसलिए नहीं बैठेंगे, साइकिल इसलिए नहीं चलाएंगे, स्कूटर इसलिए नहीं चलाएंगे, एसी इसलिए नहीं चलाएंगे, बल्ब और लाइट इसलिए ऑन नहीं करेंगे क्योंकि एक दुर्घटना हो सकती है। ये तर्क है, ये तर्क है इनका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्कैम तो आपके जमाने में कितने लोग पैसा लेके भाग गए, तो फिर क्या हुआ? लोन नहीं दिया जाए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था क्या बल्कि रोजी रोजगार पर बात हो रही थी। अक्सर बात होती है, किसी मुद्दे पे हो रही हो तो भी बीच में ये मुद्दा आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की खुशहाली, लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यकीनन बात होती रहनी चाहिए और लगातार होती रहनी चाहिए। लेकिन जरा कंट्रास्ट देखिए, कंट्रास्ट मतलब कि एक सिरा दूसरा सिरा देखिए। मैंने जब बात करी, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का भी देखिए चैलेंजेस कितने हैं। मुझे किसी ने जोड़ के बताया, और किसी और ने नहीं, मेरे पाजी ने जोड़ के बताया कि जो शख्स आपसे 2 करोड़ की बात कर रहे थे रोजगार की, वो सही है, वो मांगना चाहिए, भूल जरूर कहना चाहिए। उन्होंने 14 साल में 13 बच्चे पैदा किए। एक हिस्सा ये है, और दूसरा आप कहेंगे अर्थव्यवस्था में ये कौन सी बात है? एक पहलू तो है ही है, कम से कम डायमेंशन तो है ही है। दूसरा एक हिस्सा ये है कि वो जो कह रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार दीजिए, आपने रोजगार का वादा किया था। एक वो है शख्स, युवा, जो कह रहा है कि नहीं, मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मैं रोजगार देने वाला बनना चाहता हूं। मौजूदा अर्थव्यवस्था यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है देश का, वो अपने रिकॉर्ड स्तर से कुछ नीचे ही है। 11 महीने का अगर व्यापार करना हो, अगर लेना हो, बहुत दुनिया में कुछ बात हो, तो हम 11 महीने के रिजर्व पर हैं, और ये एक स्थिति बताती है। दूसरा ये कि जो सबसे माना जाता है कि हेवन है, और वो है सोना, तो 2021 के बाद से डबल है। ये तमाम सारे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है। आप पूछ सकते हैं कि इन 10 सालों में स्टार्टअप से कितनी नौकरियां मिली। आपने अभी स्टार्टअप का नाम लिया था, बीजेपी के प्रवक्ता ने 1.5 लाख स्टार्टअप्स।
हाँ, बंद भी हुई होंगी, ऑफ कोर्स बंद हुई होंगी, ऐसा नहीं कि सारे के सारे चल रहे होंगे। कितने रोजगार मिले ये भी बात आनी चाहिए। बोले 15 लाख आंकड़े, हाँ जी, फायदा भी है, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है। मुझे एक मिनट रुको भाई, रुको भैया, तुम तो अर्थशास्त्री हो, तुम्हें तो रिजर्व बैंक में जाना है। किसी ने कहा कि फायदा क्या है, मुझे बीकानेर से मिस्टर जैन ने लिखा कि मेरे लिए तो फायदा यह है कि आप किसी से डिजिटल ट्रांजिशन की बात करते थे, आप 15 रुपए 75 पैसे की बात करते थे, वो 15 रुपए नहीं 16 रुपए या 17 रुपए ले लेता था या 20 रुपए ले लेता। आज ट्रांजिशन होता है 15 रुपए 75 पैसे का ही ट्रांजिशन होता है डिजिटल दुनिया। अगर मेरा ये डिजिटल फॉर्मेशन गलत था तो पूरे कई दुनिया के देश इसको अपनाना चाह रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है, इस पर भी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और हम कहां कर, ऑफ कोर्स हम सोच क्या रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करना चाहिए। एक बालक वो है जो कह रहा है हम रोजगार देना चाहते हैं, एक बालक वो है जो रोजगार पाना चाहता है। अब सवाल इस पर है, वही लड़ाई है कि पकौड़ा तलना और पकौड़ा बेचना और पकौड़ा खरीदना ये कहां आप रखते हैं। बोले हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो IIM जिन्होंने किया है। अब सवाल यह है कि हम तो विपक्ष में हैं, तो हमको तो वैसे ही तिरछा देखना है। और एक है सत्ता पक्ष जिसको हो सकता है बहुत सारी चीजें छुपानी हो, दोनों पहलू हैं। हाँ साहब, ऐसा नहीं कहिए, हो सकता है कुछ चीज बचानी भी हो और कुछ बचानी भी हो। तो हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बुद्धि भी तो दी है, हाँ? अल्लाह ताला ने बुद्धि भी दी है, ईश्वर ने, भगवान ने दी है ना, तो उसका भी तो इस्तेमाल होगा ना। हमारे पास डाटा है तो डाटा का आकलन होगा। जी मैं आ रहा हूं, आपके पास कांग्रेस को देना चाहिए। जी बताइए। हाँ बोलिए। हाँ जी, जो बात हमारी चल रही थी उस बारे में एक चीज का जवाब देना रह गया था। भाई साहब ने कहा कि 23,000 करोड़ का हमने निर्यात करा, आयात कितने हजारों करोड़ का करा ये भी तो बता दीजिए। 1.3 अरब डॉलर का हमने ड्रोन लिए हैं अमेरिका से, सिर्फ एक ही सौदा 1.3 अरब बिलियन का। उसके बाद ऑफ कोर्स इनको पास आंकड़े देने चाहिए। यही बस फर्क इतना है, हम 1 पैसे का नहीं करते थे, हम सारा का सारा असलाह खरीदते थे। AK-47 जैसी जो असॉल्ट राइफल थे वो बन रही हैं यहाँ पे, हम खरीदते थे। हमने कहा हम 23,000 करोड़ का बेचते हैं, वही गिलास भरा या आधा खाली, यही पे अटकी हुई है बात। क्योंकि इसी से सत्ता का रास्ता निकलेगा। और अगर कहीं सत्ता एक बार आ गई तो फिर तो चश्मा पहन ही लेना है मुझे, फिर ना देखना किसी को। बीजेपी, हाँ जी, देखिए समझ में नहीं आ रहा, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। सैटेलाइट 300 सैटेलाइट विश्व के दूसरे कंट्री के हमने लॉन्च कर दिए, वो समझ में नहीं आ रहा।